क्लास 8। कल हमने आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन जो था अहिल्या बाई का वो फिनिश करा था और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशंस वाले क्वेश्चन पे। ये आपको बुक के पीछे क्वेश्चंस दिख जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन के बाद। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हु टॉट अहिल्या बाई, यानी अहिल्या बाई को किसने पढ़ाया, किसने सिखाया। अहिल्या बाईज फादर टॉट हर, उनके पिताजी ने। वेयर डिड मल्हार राव फर्स्ट सी अहिल्या बाई, मल्हार राव ने पहली बार अहिल्या बाई को कहाँ देखा था। मल्हार राव फर्स्ट सॉ अहिल्या बाई एट चौंदी एट अ टेम्पल सर्विस इन द विलेज, यानी उन्होंने उन्हें पहली बार एक मंदिर में देखा था, गाँव में से जाते टाइम, चौंदी में से। When did अहिल्या बाईज हस्बैंड डाई, उनके पति की मृत्यु कब हुई। अहिल्या बाईज हस्बैंड डाइड इन 1754। What did गंगाधर सजेस्ट टू अहिल्या बाई आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन, यानी गंगाधर ने अहिल्या बाई को क्या एडवाइस दी, क्या सजेशन दिया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए जब उनके बेटे की मौत हो गई थी तब। गंगाधर सजेस्टेड अहिल्या बाई टू अडॉप्ट अ सन व्हेन हर ओन सन डाइड, तो उन्होंने कहा कि आप एक बेटा गोद ले लो। What was अहिल्या बाईज रिप्लाई टू हर चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने उन्हें क्या जवाब दिया। अहिल्या बाई रिप्लाइड टू हर चीफ मिनिस्टर दैट शी डिडंट रिक्वायर हिज एडवाइस, यानी मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। एज शी कुड लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल, क्योंकि मैं इस जगह का ध्यान रख सकती हूँ। वॉट मैसेज डिड अहिल्या बाई सेंड टू राघोबा दादा, उन्होंने क्या संदेश भेजा राघोबा दादा के पास। शी सेंट अ मैसेज टू राघोबा दादा दैट एज सुन एज ही डेयर्ड टू क्रॉस द रिवर शिप्रा, यानी जैसे ही वो शिप्रा को क्रॉस करेगा, जैसे ही वो शिप्रा को पार करने की हिम्मत करेगा, उसे उनकी आर्मी के साथ लड़ना पड़ेगा। वाई डिड राघोबा दादा गिव अप द आइडिया ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक, यानी राघोबा दादा क्यों वापस चले गए, उन्होंने क्यों सोचा कि यहाँ लड़ना ठीक नहीं है। राघोबा दादा वॉज अफ्रेड दैट इफ़ ही लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट अ वुमेन, यानी उन्हें लगा कि अगर वो औरत के खिलाफ जंग में हार गए, ही वुड लूज हिज नेम, उनका नाम खराब हो जाएगा, एंड फेम एज अ वॉरियर, यानी वो एक क्षत्रिय के नाम पर धब्बा बन जाएंगे। ऑन द अदर हैंड नो बडी वुड प्रेज हिम इवन इफ ही वॉन द बैटल, और अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी कोई उन्हें वाहवाही नहीं देगा क्योंकि वो एक औरत से जीते। हेंस ही गेव अप द आइडिया ऑफ फाइटिंग एंड वेंट। वॉट डिड अहिल्या बाई बिल्ड एंड रेनोवेट, राइट एटलीस्ट 5 नेम्स, यानी कौन कौन सी जगह थी जो उन्होंने बनवाई या दोबारा से नहीं करवाई, कम से कम 5 नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर, घाट, टैंक्स जो होते हैं, वेल्स यानी जो हमारे कुएं होते हैं और रेस्ट हाउसेस होते हैं, वो बनवाए थे। विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी, विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया, घाट्स, वेल्स एंड टैंक्स, ये सब चीज़ें उन्होंने बनवाई और रेनोवेट करवाई हैं। अहिल्या बाई वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट रूलर बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बींग, हाउ डू यू नो, यानी कैसे हमको पता चलता है कि वो एक अच्छी रानी होने के साथ, कुशल रानी होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी थी। अहिल्या बाई केयर्ड फॉर पुअर इन हर स्टेट, यानी वो अपने यहाँ पर गरीबों की बहुत चिंता करा करती थी। शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन, यानी वो खुद जाकर सबकी परेशानियाँ सुनती थी। क्राफ्ट्समैन, स्कल्पचर एंड आर्टिस्ट ऑल रिसीव ड्यू रिस्पेक्ट इन हर स्टेट, यानी जितने भी क्राफ्ट्स पर्सन होते थे या मूर्तिकार होते थे या आर्टिस्ट होते थे, सबको उनके यहाँ पर इज्जत मिलती थी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। अहिल्या बाईज पैलेस वॉज सिचुएटेड एट, तो हमने देखा था महेश्वर में उनका जो वो था महल बना हुआ था। अहिल्या बाईज हस्बैंड नेम वॉज खांडेराव। नेक्स्ट लर्न, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ग्रेट डीड्स आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी बहुत समय तक आपके अच्छे कर्म जो रहते हैं याद रहते हैं। अहिल्या बाईज हस्बैंड वॉज किल्ड इन द बैटल इन 1754। अहिल्या बाई इज रिमेंबर्ड विथ लव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। We often prefer passive when the subject of sentence is not important. Also observe change in the main verb. For example, active voice form of sentence number 1 given above will be, यानी अगर हम इनके active form लिखेंगे तो लिखा जाएगा people remember great deeds even after hundreds of years. When changed to passive form, remember becomes remember and is added before it. तो हम जब passive में लिखते हैं तो हम remember को आगे कर देते हैं, जैसे अहिल्या बाई is remembered. दैट इज़ बिकॉज नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसको कर देते हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विदाउट
द एजेंट, यानी पैसिव वॉइस में लिखना है आपको ये सारे सेंटेंसेस को। जैसे somebody built this house in 1986, तो हम लिखेंगे this house was built in 1986. This room is cleaned every day. This room was cleaned yesterday. This road is not very often used very often. All flights were cancelled because of fog. Our house was broken out last night. Mohan is not paid very much. तो हम जो सब्जेक्ट है उसको आगे कर देते हैं। इसी तरीके से वी ऑफन यूज कैन एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी और एबिलिटी टू डू थिंग्स, यानी कैन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को होने की पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ये हाँ हो सकता है। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, यानी मैं 4 भाषा बोल सकता हूँ। इसका नेगेटिव क्या होगा, कैंट, आई कैन नॉट स्पीक 4 लैंग्वेजेस। तो कुड जो है वो इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है। एक जनरल एबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता था पहले लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करना है क्या यूज़ करके, कैन, कुडन, कैंट और कुडन। तो मोहन बिलोंग्स टू अ वेल एजुकेटेड फैमिली, ही कैन स्पीक very well English. My uncle was very intelligent man. He could speak 5 languages. I looked for the book everywhere but I couldn't. Monica dash drive but she hasn't got a car. Monica can drive. I can't meet you on Saturday but I can meet you on Sunday. लेकिन देखिए अब जैसे हम बताते हैं कि हाँ यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे कैन की जगह पर। माई ग्रैंड मदर लव्ड म्यूजिक, शी कुड प्ले द पियानो वेरी वेल। माला wasn't at home when I phoned but I could contact her at office. I am afraid I can't come to your party. मैं नहीं आ सकती। अब इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाले जो दिए हुए हैं उसमें आपको यूज़ करना है विल, वुड, वुडंट, वुड, वॉन्ट, डैश यू लाइक टी और कॉफ़ी, आई डैश कॉफ़ी प्लीज़, यानी आई वुड यू लाइक कॉफ़ी हम किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं येस आई विल। यू अरेंज टू प्ले फुटबॉल टुडे, नाउ यू डिसाइड नॉट टू प्ले, यू से आई डोंट थिंक आई वुड प्ले। You are on a bus, you have seat but an elderly man is standing. You are after him your seat. Would, आप उसको सीट दे देंगे। A friend of yours is interested in one of your books. You offer it. This book is very interesting. Yes, it's very good. Would you like to borrow it? क्या तुम इसे लेना चाहोगे? Did you phone Mona? Oh no, I forget. I will. मैं अभी कर दूंगी। Don't worry about your exams. I will sure you will pass. I'm sorry about what happened yesterday. It won't, यानी वो अब आगे से कभी नहीं होगा। लेट्स टॉक में क्या है, 2 स्टूडेंट्स आगे आकर आपस में बात करेंगे क्लूज के थ्रू और करेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ए यू गो थ्रू द लेसन, ठीक है, इसके हिसाब से आपको बनाना है। डिड यू गो थ्रू द लेसन, आपको ये सारे सेंटेंस इस वर्ड्स को जोड़ना है। येस अहिल्या बाई डिड मार्वेलस वर्क, येस डिड शी गेट मैरिड, व्हेन डिड शी गेट मैरिड, परहैप्स शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 8 or 9, हाउ ओल्ड वॉज शी व्हेन हर हस्बैंड डाई, शी वॉज 29, वॉज शी अफ्रेड ऑफ राघोबा दादा, नो शी चैलेंज्ड हिम, डिड शी डू ऑल द वर्क इन अ स्टेट ओनली, नो शी बिल्ड एंड रेनोवेट रोड्स एंड टेम्पल्स ऑल ओवर इंडिया, येस शी वॉज अ ग्रेट क्वीन, येस शी वॉज। इसके बाद में मैं आपको बुक के ही पीछे से जो आपके क्वेश्चन वर्ड मीनिंग्स बचे हैं वो एक बार बता देती हूँ। एंट्रेंस यानी मतलब होता है दरवाज़ा, निकलने की जगह, जो किसी भी जगह पर हम घुसने की कोशिश करते हैं तो वो एंट्रेंस से होता है। पीटी यानी स्टेट ऑफ हैविंग और शोइंग डीप रिस्पेक्ट फॉर समबडी समथिंग स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, यानी भक्ति हम बोल सकते हैं। हरास किसी को परेशान करना, किसी पे प्रेशर डालना या उनको बुरी चीज़ें बोलना। मिसयूज़ किसी चीज़ का गलत उपयोग करना। टेरिटरी यानी एक ऐसा एरिया जो आपके किसी के कंट्रोल में होता है, किसी राजा के। स्ट्रॉन्ग माइंडेड यानी जिनके मजबूत दिमाग होता है, जिनके ओपिनियंस स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। इनफ फिक्स यानी जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन होती है जिन्हें। एडजॉइनिंग यानी अगला।
पैट्रोनाइज, किसी को पैसे देके हेल्प करना। इंटरप्राइज यानी उद्योग या बिजनेस। मैग्निफिशेंट यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, जिसको आप एकदम देखते रह जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, जो भी काम है आपका, वर्क या बिजनेस। और स्कल्पचर यानी जो आर्ट बनाता है, सॉलिड फिगर बनाता है, या फिर वुड, स्टोन, क्ले, मेटल को छील छील के वो कुछ मूर्तियाँ बना देता है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए। अब आपकी बुक के पीछे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे पढ़ने का कहा गया है। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर ऑफ एन ओल्ड लेडी, यानी आपने एक बूढ़ी महिला का चित्र देखा होगा। हार्डली 5 फीट टॉल, यानी कि वो छोटी सी है। तो वो छोटी सी हाइट की महिला है जिनकी चीक बोन्स यानी जो गाल की हड्डियां है वो थोड़ी निकली हुई है, पतले पतले उनके होंठ हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। एक वाइट साड़ी पहनी हुई है जिसका ब्लू बॉर्डर है जो उनके सर को कवर करता है। ये मदर टेरेसा हैं, हम जानते हैं, जिन्हें जेंटल मदर भी कहा जाता है या एंजल ऑफ मर्सी भी कहा जाता है, यानी दया की परी। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन स्कॉपजी, मैसेडोनिया में उनका जन्म हुआ था अगस्त 27, 1910 में। इनकी जो फैमिली थी वो अल्बेनियन थी, इनके जो पूर्वज हैं वो अल्बेनियन हैं। हर ओरिजिनल नेम वॉज एग्नीस गोंजा वोजैक्यू। At the age of 18, she renounced the world and joined the Loreto nuns in Ireland. तो उन्हें 18 साल की उम्र में ये मोहमाया जो थी सब त्याग दी और उन्होंने नन्स को ज्वाइन कर लिया। She used to work from 4 AM to late at night, यानी वो सुबह 4 बजे से उठ के रात तक काम करता थी। The dying in Kolkata, the wounded in Vietnam and starving in Ethiopia all turned to this frail looking woman for support. यानी कोलकाता के मरते हुए लोग या वियतनाम के घायल लोग या इथियोपिया के भूखे मर रहे लोग सब इस औरत के पास में आके सपोर्ट मांगते थे। शी ऑलवेज एम्ब्रेस्ड द नीडी एंड सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वो हमेशा जिसको ज़रूरत होती थी उसको अपने गले से लगा लेती थी। द मिशन इस्टेब्लिश्ड बाय हर इज स्टिल बिजी इन डूइंग द सेम इवन आफ्टर अ डेथ, यानी उनके मरने के बाद भी जो उन्होंने मिशन बनाया था वो आज भी काम कर रहा है। शी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस, यानी उन्हें बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं। पॉप जॉन पीस प्राइज़ मिला था उन्हें 1971 में, और 1979 में उन्हें नोबल पीस पुरस्कार भी मिला था। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखें। वाई वॉज मदर टेरेसा कॉल्ड एंजल ऑफ मर्सी, क्यों कहा जाता था उन्हें ऐसा? बिकॉज शी एम्ब्रेस द नीडी एंड सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वो सबकी मदद करा करती थी जितने भी लोगों को ज़रूरत होती थी। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ल्ड रिनाउंस्ड? रिनाउंस का क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ को दे देना, जैसे उन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया तो अब उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्रेल लुकिंग वुमेन, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि वो बहुत दुबली पतली सी थी, बहुत ज़्यादा पतली वुमेन थी। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में। कौन कौन से अवार्ड उन्हें मिले हैं? पोप जॉन अवार्ड मिला है, पीस प्राइज़ मिला है, नोबल पीस प्राइज़। 5 एडजेक्टिव्स कौन कौन से? एडजेक्टिव यानी जो क्वालिटी बताते हैं किसी की, तो हाई, थिन, रिंकल्ड, वाइट और ब्लू। अब लेट्स राइट में आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे जो बताता है कि आपको ये सारे पिक्चर्स देखना है, और तो जो आपको यहाँ नीचे क्लूज दिए गए हैं इसके हिसाब से आपको रेसिपी लिखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताना है, यानी आपने क्या क्या डाला है, और फ्रूट कस्टर्ड किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ दिया हुआ है सब: मिल्क, कॉर्नफ्लोर, शुगर, वनीला, बनाना, एप्पल, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, नट्स एंड रेजिन्स। तो आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 3 कप मिल्क लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे और हाफ टी स्पून वनीला डालेंगे, और 2 बनाना, 2 एप्पल, 2 पोमग्रेनेट, 1 पाइनएप्पल, फ्यू ग्रेप्स, थोड़े बहुत रेजिन्स और चॉप्ड और येलो कलर। तो इसमें आपको सारी स्टेप्स दिख रही हैं। पहले फ्रूट्स को धोएं, चॉप करें, मिल्क बॉईल करें, उसमें ये सब चीज़ें मिलाएं, देखें कि उसमें कोई ऐसे लम्प्स तो नहीं पड़ रहे हैं, और उसके बाद ठंडा करके उसमें सब चीज़ें मिला दें और बस डेकोरेट कर लीजिए। तो आपको ये सब एक सेंटेंस एक फॉर्म में मिला के लिखना है, जैसे ऐड शुगर एंड कॉर्नफ्लोर, मिक्स एंड स्टिर वेल टिल इट्स टर्न इनटू थिक एंड क्रीमी, टेक इट ऑफ, लेट इट कूल, उसे ठंडा होने दें। Then add some chopped fruits and vanilla drops and color and pour ball. Decorate it with fruits and raisins and then put it in freeze. अब ये एक्टिविटी आपको खुद से करना है कि कुछ ग्रेट क्वींस हैं इंडिया की, उनके आपको नोटबुक में पिक्चर्स चिपकाने हैं, और अहिल्याबाई के अलावा कोई अगर ऐसी रानी थी तो आपको उसके अचीवमेंट्स या उसकी क्वालिटीज़ बतानी है।
तो ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है।